हेलो डियर स्टूडेंट्स, एग्जाम एजुकेटर के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम अनिल कुमार श्रीवास्तव है। हम लोग आज भारतीय राज्य व्यवस्था के करंट इशू पर चर्चा करने वाले हैं। दरअसल दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के मुखिया अरविंद केजरीवाल जी के बीच एक विवाद चल रहा है, और वह विवाद है कि दिल्ली का बॉस कौन है। वास्तव में दिल्ली में सरकार किसके हाथ में है। देखिए ये हेडिंग देखिए, दिल्ली का सुपर पावर कौन। वीके सक्सेना, विजय कुमार सक्सेना, जो खादी ग्रामोद्योग के पहले अध्यक्ष थे इसके पहले, और इस समय वो जो बजाज साहब थे, अनिल बैजल साहब की जगह इस समय वो यहाँ के दिल्ली के उपराज्यपाल नियुक्त हुए हैं। ठीक है, तो इस टसल को लेकर के सुप्रीम कोर्ट और दिल्ली हाई कोर्ट, उसके पहले दिल्ली हाई कोर्ट का फैसला क्या था और वास्तविकता क्या है, और इसमें जो संशोधन हाल में हुआ है उसका क्या मतलब है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम लोग इसकी शुरुआत पहले संवैधानिक उपबंध से करते हैं। आप सभी लोग को पता है कि जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख को संघ राज्य नहीं बनाया गया था, संघ राज्य की व्यवस्था भाग 8 के अंतर्गत, संविधान के भाग 8 के अंतर्गत की गई है। 239 अनुच्छेद 239 से 241 के बीच दिल्ली के लिए 239 ए का प्रावधान किया गया। जब इसको यहाँ विधानसभा सृजित की गई 1991-92 में। ठीक है, दूसरे शब्दों में 1991 के अधिनियम के द्वारा, यानी 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा, जब यहाँ दिल्ली विधानसभा में 70 विधानसभाई सीटों का सृजन किया गया, तो जाहिर है कि ये जरूरी हो गया था कि संविधान में संशोधन किया जाए, क्योंकि ये संवैधानिक उपबंध है। भाग 8 के अनुच्छेद 239 239 टू 241 के बीच इसका जिक्र है, तो इसमें इसके लिए 239 ए जोड़ा गया। संघ राज्य का मतलब क्या होता है, एनसीआर और एनसीटी के बीच क्या डिफरेंस होता है, ये थोड़ा बेसिक हम पहले आपको बता दें। संघ राज्य, दूसरे शब्दों में यूनियन टेरिटरी, से नाम से ही स्पष्ट है, जिस पर सीधे संघ का शासन हो, यानी ऐसे क्षेत्र जहां विशिष्ट संस्कृति विराजमान रही है इतिहास में, उसको परिरक्षित करने के लिए, प्रिजर्व रखने के लिए, या वहां के रणनीतिक चीज को प्रिजर्व रखने के लिए, या वहां आदिवासियों के प्रिमिटिव संस्कृति, यानी जो पूर्व संस्कृति है, पहले से चली आ रही उनकी जो संस्कृति है, उनका रहन सहन खान पान जो है, उसको प्रिजर्व रखने के लिए, इन सब चीजों के लिए संघ रीजनल पॉलिटिक्स में उसको इन्वॉल्व नहीं करता। दूसरे शब्दों में, अगर क्षेत्रीय राजनीति का वो शिकार हुए, यानी वहां भी पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, तो जो क्षेत्रीय जनसंख्या है वह वहां हावी हो जाएगी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स की वजह से, चुनावी राजनीति की वजह से, और वो अपनी विशिष्ट पहचान खो देगा। ऐसे में भारत जिस प्रकार के संघ राज्य का निर्माण करता है, उसमें जिसमें कि सबके लिए जगह है, यहाँ सबको स्पेस दिया गया है, इंक्लूसिव सोसाइटी निर्मित करने, समावेशी समाज निर्मित करने का जो संविधान का उद्देश्य है, वह फेल कर जाएगा। मसलन जो भी भारत में रहना चाह रहा था जिस रूप में, पश्चिमी देशों की तर्ज पर उसको यहाँ रहने दिया गया। अब मान लीजिए, आप जैसे सपोज करिए, पुडुचेरी एक ऐसा संघ राज्य है जिसके 4 जिले 3 राज्यों में हैं, जिसमें पुडुचेरी और करईकाल, ये दोनों जो है वो तमिलनाडु में है, यानम आंध्र प्रदेश में है, और माहे केरल में है। उसके 4 जिले हैं, 3 राज्यों में बिखरे हुए हैं। क्यों? क्योंकि इन चारों जगहों पर फ्रेंच सेटलमेंट था, फ्रांसीसी बस्तियां थी, तो उसकी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए ये जरूरी हो गया था कि एक बार और देख लीजिए, ये टसल पर हम लोग इसका बैकग्राउंड हम बता रहे हैं आपको। ठीक है, विजय कुमार सक्सेना जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, जो केजरीवाल जी हैं जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर हैं, इसको थोड़ा लॉजिकली भी आपको समझाया जाएगा। तो इस प्रकार से उसकी विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए, फ्रांसीसी बस्तियों की विशिष्ट पहचान बनाए रखने के लिए यह जरूरी था कि उसको क्षेत्रीय राजनीति यानी रीजनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व न किया जाए। नहीं तो पता चला कि जो लोकल लोग हैं या लोकल्स जो हैं, स्थानीय लोग हैं,
जो तमिल बोलने वाली जनसंख्या है वो उसकी वहां बहुतायत हो जाएगी। चूंकि नेता मेजॉरिटी वोट से जीतेगा तो वो वहां के बहुसंख्यक जनता के प्रति ज्यादा वफादार होगा, उनकी बात सुनेगा। और इस प्रकार से जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी जो फ्रांसीसी हैं वो बेचारे पछताएंगे कि हम क्यों भारत में रह गए। इन सब चीजों के मद्देनजर इसको संघ राज्य बना दिया गया। इसी प्रकार से चंडीगढ़ को संघ राज्य इसलिए बनाया गया क्योंकि वो रणनीतिक और सामरिक रूप से महत्वपूर्ण था। पाकिस्तान के रास्ते पर पड़ने के कारण, ट्रांजिट रूट पर पड़ने के कारण उसका रणनीतिक महत्व ज्यादा रहा। इसी प्रकार से अंडमान निकोबार आइलैंड को बनाया गया क्योंकि वहां जारवा, अंडमानी, निकोबारी जो जनजातियां रहती हैं उनकी अपनी विशिष्ट पहचान है और वो प्रिमिटिव संस्कृति यानी पुरातन संस्कृति के खान पान, उनके जो कस्टम, रीति रिवाज जो भी हैं वो सब उसके हिसाब से जीते हैं। अगर बाहरी कोई व्यक्ति सभ्यता के नाम पर दखल देता है तो वे बहुत जबरदस्त तरीके से रिवेंज करते हैं, प्रतिशोध करते हैं और उसको मार डालते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से उसको भी संघ राज्य बना दिया गया। इसी प्रकार से दमन दीव और दादर नागर हवेली की स्थिति थी, यही स्थिति जो है लक्षद्वीप की रही। तो इसी प्रकार से दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी होने के वजह से इसका एक अलग महत्व था क्योंकि यहाँ प्रधानमंत्री बैठता है, यहाँ राष्ट्रपति बैठता है। तो अगर यहाँ रीजनल पॉलिटिक्स में इसको इन्वॉल्व किया गया तो फिर तू मैं की राजनीति शुरू हो जाएगी जो इस समय हो रही है। लेकिन राजीव गांधी की सरकार ने सोचा कि नहीं, ऐसा करना जरूरी है, तो उन्होंने एक इनिशिएटिव 1989 में लिया लोकसभा में चुनाव में जाने के पहले, और उन्होंने एक विधेयक प्रस्तुत किया, 69वां संविधान संशोधन विधेयक। ठीक है, वो जो बाद में अधिनियम बन गया और नरसिम्हा राव के समय में वो पारित हो गया। नरसिम्हा राव ने उसमें न्यूनाधिक बदलाव करके उसको पारित कर दिया, जिसके तहत 239 239 AA जोड़ा गया। इसमें अनुच्छेद 239 AA। अब इसके 8 भाग हैं, 1 से लेकर के 8 तक हैं। ठीक है, इसी के AA के तहत कहीं कहीं स्मॉल a रहता है लेकिन ये एक्चुअली कैपिटल A है, AA जोड़ा गया। चूंकि ये अलग से अनुच्छेद है, जब कैपिटल में लिखा जाता है तो इसका मतलब हम अलग से अनुच्छेद जोड़ते हैं, जब स्मॉल में लिखते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम अलग से अनुच्छेद नहीं जोड़ते, बल्कि अब जैसे आप पार्लर में जाते हैं, चाहे हैंडसम पार्लर या कोई महिला ब्यूटी पार्लर में, तो जाकर के भाव सेट कराना, बाल कटवाना, XYZ कराना, जो भी है, यानी कॉस्मेटिक सर्जरी जो भी आप कराते हैं थोड़ा बहुत फिट फाट दिखने के लिए, तो वैसे ही जब किसी अनुच्छेद यानी किसी उपबंध में जब कोई उपवाक्य जोड़ा जाता है या वाक्य जोड़ा जाता है तो उसके लिए स्मॉल का प्रयोग करते हैं या नंबर का प्रयोग करते हैं या रोमन न्यूमरल का प्रयोग करते हैं। उससे ये पता चलता है कि वो उपवाक्य है और उस उपवाक्य के भी कुछ खंड हैं। ठीक है, इस तरह से करके, यानी कि मुख्य रूप से उसमें कोई अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया है, लेकिन जब AA जोड़ा गया, चूंकि A पुडुचेरी पर लागू होता है तो इसलिए AA जोड़ा गया, A में A और जोड़ दिया गया। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक अलग व्यवस्था करता है किसी जगह के लिए, और इसके 8 जो है सेक्शन बना दिए गए, धाराएं या क्लॉज, वाक्य बना दिए गए कि भाई इसमें 8 जो है अलग से व्यवस्था रहेगी, अलग से उपबंध रहेंगे जो अलग अलग पहलू ऐसे संबंधित होंगे। अब जैसे जो 239(1) दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी का दर्जा देता है। 2 ये विधानसभा के संगठन यानी कि उसके संरचना स्ट्रक्चर से संबंधित है। इस तरह से करके इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है 239 AA का 4, 239 AA का 4, सॉरी 239 AA का 4 ये कहता है कि दिल्ली में एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा और इन सभी को राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाएगा। यानी पहले मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की बात की गई है। और ये कहा गया है
कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा, यानी राष्ट्रपति जो है के बिहाफ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। लेकिन जैसे 239 A1 में ये कहा गया है कि दिल्ली के प्रशासक को लेफ्टिनेंट गवर्नर कहा जाएगा। तो लेकिन वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल करते समय जब भी इस तरह का प्रश्न आए तो आपका जवाब हमेशा राष्ट्रपति होगा। यानी दिल्ली के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो दिल्ली हो या पुडुचेरी हो, इन दोनों जगहों के मुख्यमंत्री राष्ट्रपति करते हैं, जबकि वास्तव में उसके एजेंट के रूप में लेफ्टिनेंट गवर्नर ये सब काम करता है। लेकिन नाम राष्ट्रपति का ही आएगा और इनको पद से हटाने का काम भी वही करता है और इनके परामर्श पर जो अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है वो भी राष्ट्रपति ही करता है। और दिल्ली में विधानसभा की जो कुल संख्या यानी जैसे 70 है तो उसके 10% यानी 7 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते मंत्रिपरिषद में। ठीक है, दूसरे शब्दों में 239 AA के अंतर्गत जो व्यवस्था की गई है उसमें यह भी कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद की संरचना होगी उसमें 7 मुख्यमंत्री सहित 7 मंत्री हो सकते हैं मंत्रिपरिषद में। मुख्यमंत्री सहित का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन मंत्रिपरिषद की स्ट्रेंथ 7 माने 10% से ज्यादा नहीं होगी, ऐसे कहा है। अब संख्या 70 है तो 7 होगी, वो बढ़ाकर 100 कर दिया गया तो 10 होगी, यानी जो भी विधानसभा की स्ट्रेंथ होगी उसके 10% के बराबर मंत्रिपरिषद की स्ट्रेंथ होगी। ये बात कही गई है। इन्हीं सब चीजों के लिए संविधान संशोधन करना पड़ा था। लेकिन किन किन विषयों पर प्रशासन करेगी दिल्ली की सरकार, विधानसभा के कार्य क्या होंगे, स्पीकर के कार्य क्या होंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के रिलेशंस क्या होंगे, इन सब चीजों के लिए एक ये दिल्ली या नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली NCTD एक्ट पारित किया गया 1991 में ही 69वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद ये पारित किया गया ताकि हम दिल्ली सरकार और गवर्नर के संबंधों को परिभाषित कर सकें, उन विषयों को परिभाषित कर सकें जिस पर कि प्रशासन करना है यहाँ की चुनी हुई सरकार को। ठीक है, तो ये दोनों 1991 में ही आए थे, 1992 से लागू हुए थे। अब आ जाइए, ये तो बेसिक संवैधानिक पहलू रहा। अब लेफ्टिनेंट गवर्नर और मुख्यमंत्री के बीच जो टसल है उसका हम जिक्र करें। इसके पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि NCT या NCR का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये देखो, ये होता है कोर, क्रोड बोलते हैं इसको, क्रोड हिंदी में, यानी कि घंटा घर। दूसरे शब्दों में जहां से शहर का विकास होता है उसको केंद्र या घंटा घर बोलते हैं। इसके बाद आगे नगर निगम का एरिया होता है। तो यहां तक ये NCR है, लेकिन जैसे ही दूसरे राज्यों के कुछ इलाकों को कवर किया गया संचार और परिवहन के दृष्टि से, यानी जैसे आप एयरटेल या वोडाफोन या आइडिया जो भी इस्तेमाल आप करते हैं, जब पहले रोमिंग चार्ज नहीं होता था तो NCR NCT में भी रोमिंग चार्ज, जैसे नोएडा उत्तर प्रदेश में आता है, फरीदाबाद गुड़गांव जो है वो हरियाणा में आता है, उधर आपके कुछ पार्ट राजस्थान के, कुछ उत्तर प्रदेश के हैं, जैसे अलवर राजस्थान का इसमें शामिल है, सहारनपुर के कुछ इलाके जो हैं इसमें शामिल हैं। इसी प्रकार से दिल्ली से सटे हुए गाजियाबाद के कुछ इलाके इसमें शामिल हैं। ठीक है, उसके अलावा मेरठ तक इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से दूसरे राज्यों में संचार और परिवहन, जैसे मेट्रो यहाँ से नोएडा सिटी सेंटर जाती है तो वो संचार हो गया, वो परिवहन हो गया। और संचार जैसे वोडाफोन, आइडिया या एयरटेल या इत्यादि का हमने एग्जांपल दिया कि वो अब उसमें आप चाहे वहां से जब रोमिंग चार्ज था, अब तो हर जगह फ्री कर दिया है, अब तो भारत में कहीं से कहीं कॉल करिएगा तो रोमिंग चार्ज नहीं लगेगा। लेकिन जब लगता था तो NCR में नहीं लगता था या NCT में नहीं लगता था। NCT से मतलब है तो दिस प्लस दिस 1 2 3, इसको हम बाह्य क्षेत्र कहते थे, बाह्य क्षेत्र। तो 1 + 2 + 3 ये इज इक्वल टू NCT, नेशनल कैपिटल टेरिटरी, और केवल 1 + 2 करेंगे तो NCR हो जाएगा, नेशनल कैपिटल रीजन। NCR और NCT में यही फर्क है, यानी NCR + 3 इज इक्वल टू NCT, ये इसका मतलब हुआ। यानी ये इलाका भी हम शामिल कर लेंगे तो NCT हो जाएगा। इस्तांबुल टर्की में है, विश्व का पहला NCT है,
और इसके बाद रोम का स्थान है, और दिल्ली इसके बाद तीसरा है। इसके बाद तो कई बन गए हैं, जैसे फ्रैंकफर्ट भी इसी तरह से है, एनसीआर है, उधर बीजिंग है, ठीक है। यानी दूसरे शब्दों में जहां भी राष्ट्रीय सरकार बैठती है, जिसका मुख्यालय होता है, इस्तांबुल टर्की क्या पूरे यूरोप का जो है ओल्डेस्ट सिटी माना जाता है। हालांकि अब अंकारा में वहां की सरकार बैठती है, वहां का राष्ट्रपति बैठता है, लेकिन किसी समय इस्तांबुल से ही टर्की का शासन चलता था। ये बोस्फोरस जो स्ट्रेट है, जलडमरू मध्य, उसको जो उसी पर बसा हुआ है, जिससे यूरोप से उसका लिंक्ड है, ठीक है। खैर, इस प्रकार से जो है इस्तांबुल, रोम और दिल्ली जो है 1978 में यहां कमिश्नरी की व्यवस्था हुई। हालांकि ये एनसीटी जो है अंग्रेजों के समय से ही था, और बाद में जैसे ही आजाद हुआ ये 1947 में, उस व्यवस्था को बनाए रखा गया, एनसीटी नामक इस व्यवस्था को बनाए रखा गया, बल्कि उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा और बढ़ाया गया, ठीक है। जैसे गुड़गांव और फरीदाबाद के ज्यादातर हिस्से इसमें शामिल कर लिए गए, जो कि पहले सीमित हुआ करते थे। अलवर पहले शामिल नहीं था, उसको शामिल कर लिया गया। सहारनपुर पहले शामिल नहीं था, उसको शामिल कर लिया गया। इस प्रकार से इसको बढ़ाया गया। कुछ एरिया को सिकोड़ा भी गया, जैसे उधर दादरी के आगे आपको एनसीटी नहीं माना जाता है, जो गाजियाबाद में है, ठीक है। तो लोनी, दादरी, इनको शामिल भी किया गया। कुछ को अगर काटा गया, कुछ को जोड़ा गया, तो कुछ को काटा भी गया, यानी उसके उधर वाला हिस्सा पहले शामिल था, उसको हटा दिया गया, केवल दादरी तक के हिस्से को इसमें रखा गया। तो इस प्रकार से दिल्ली एक नेशनल कैपिटल टेरिटरी बना, नेशनल कैपिटल रीजन था, जो एनसीटी बन गया 1991 के एक्ट के द्वारा, जहां की एक चुनी हुई सरकार को बैठना था, शासन चलाना था। तीन चीजों को छोड़ करके, तीन विषयों को छोड़ करके, जमीन, लॉ एंड ऑर्डर यानी कानून व व्यवस्था, और पुलिस, इन तीन चीजों को छोड़ करके शेष विषयों को दिल्ली सरकार के अधीन रखा गया, यानी उस पर वो कानून बना सकता है। अब आइए कि दिल्ली में वास्तव में सरकार कौन है, तो इसको लेकर के केजरीवाल और जो विजय कुमार सक्सेना है, वीके सक्सेना, जो कि इस समय वीके सक्सेना देखिए वर्सेस अरविंद केजरीवाल, देखिए नाम देख रहे हैं ना आप। तो इस प्रकार से इनके बीच एक टसल यानी एक घमासान चल रहा है, दोनों के बीच, केजरीवाल और वीके सक्सेना के बीच। और ये चला आ रहा है जब यहां नजीब जंग साहब थे। नजीब जंग जो पहले जामिया मिलिया के वाइस चांसलर रहे हैं, यहाँ मोदी साहब के आने के समय वही लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उनको अपॉइंट कांग्रेस ने किया था। मोदी साहब के समय भी वो कंटिन्यू कर रहे थे। उन्होंने 2016 में रिजाइन कर दिया था। उसके बाद अनिल बैजल साहब, यहाँ के जो पूर्व गृह सचिव रहे हैं, वो यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाए गए, और अभी वीके सक्सेना बनाए गए हैं। तो नजीब जंग के समय से ही जंग चल रहा था। नजीब जंग फॉर्मरली आईएएस भी रहे हैं, और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के पढ़े भी हुए हैं। तो केजरीवाल जी ने उनको चैलेंज किया, तो केजरीवाल जी ने उनको कहा कि ये नरेंद्र मोदी जी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम बिल्कुल कर रहे हैं भाई, हम केंद्र के एजेंट हैं ही, हम राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में काम करते हैं, ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, इसमें कौन सी नई बात आप कह रहे हैं, ठीक है। तो वो कई चीजों में रोड़ा अटकाते थे, तो केजरीवाल साहब चले गए थे हाई कोर्ट। दिल्ली हाई कोर्ट ने अंततः लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही माना कि भाई वही रियल एडमिनिस्ट्रेटर है। दूसरे शब्दों में वास्तविक प्रशासक लेफ्टिनेंट गवर्नर है दिल्ली का। अब केजरीवाल साहब का तर्क ये है कि भाई जब यही सब करना था तो आपने यहाँ चुनाव क्यों कराया, हमको चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में क्यों यहाँ बैठाया। तो मोदी साहब कह सकते हैं कि भाई आपको 50 लाख लोगों ने वोट दिया, हमको तो 22 करोड़ लोगों ने वोट दिया है। तो अब इस तरह से तो ग्राम प्रधान कहना शुरू कर देगा कि भाई हम भी चुने हुए हैं, तो डीएम का दखल क्यों हो रहा है, डीएम तो अपॉइंटेड पर्सन है, फंक्शनरी है, हम तो चुने हुए फंक्शनरी हैं। तो फिर इसका मतलब क्या है कि गांव में फिर वो बदहजमी पैदा करेगा, और डीएम और एसएसपी या दरोगा कोई दखल नहीं देंगे। चुनने का मतलब ये हुआ कि आप जन कल्याणकारी काम करें, आप फ्लाईओवर बनवावें, नालियां बनवावें, सड़कें बनवावें, बिजली की व्यवस्था करें, पानी की व्यवस्था करें। अब चुनने का मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है लड़ते रहें लेफ्टिनेंट गवर्नर से और प्राइम मिनिस्टर से और राष्ट्रपति से, क्योंकि उनको भी जनता ने ही चुना है प्राइम मिनिस्टर को, और उनके परामर्श पर जो है दिल्ली का उपराज्यपाल नियुक्त हुआ है। तो दिल्ली सरकार में इनका तर्क ठहर नहीं पाया,
और ये एक तरह से कमजोर पड़ गए और फैसला लेफ्टिनेंट गवर्नर के पक्ष में आया, जिसे नजीब जंग साहब ने समझाया भी। यानी दूसरे शब्दों में यहां वास्तविक सरकार जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को मान लिया गया। लेकिन फिर इसके खिलाफ अपील किया दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस पर एक फैसला दिया, जिसमें उन्होंने दिल्ली में वास्तविक सरकार जो है वो माना इनको चुनी हुई सरकार को, और उन्होंने कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर बिना मतलब के अवरोधक का कार्य न करें। यानी दिल्ली सरकार को लेफ्टिनेंट गवर्नर से के परामर्श से ही काम करने की जरूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इसकी व्यापक व्याख्या की और कहा कि केवल 3 मामलों में, यानी लैंड है या लॉ एंड ऑर्डर है, और यानी अर्बन लैंड है कहने का मतलब लॉ एंड ऑर्डर है, और पुलिस है, इन 3 को छोड़ करके शेष मामलों में दिल्ली सरकार यानी जो चुनी हुई सरकार है वह अपनी समझ से काम कर सकती है। उसको यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर मामला सर्विस पर आकर अटक गया। यानी यहाँ जो आईएएस आईपीएस आदि काम करते हैं, जो रूल 4 जो कि दिल्ली के लिए ऑल इंडिया सर्विस कंडक्ट रूल के 1954 के तहत लागू होता है, वो उसमें ये था कि भाई यहाँ वास्तव में जो आईएएस आईपीएस आदि हैं वो दैनिक काडर के हों चाहे वो सामान्य काडर के हों, लेकिन वो किसके अधीन है, वो किसकी बात सुनेंगे, वो किसके निर्देश पर काम करेंगे। तो ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने फरवरी 2021 में इसको लेकर के सुनवाई की, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। बाद में चल करके 5 जजों की एक संविधान पीठ बना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। कहा कि ये 5 जो जज हैं संविधान पीठ के, ये फैसला करेंगे। यानी अनुच्छेद 145 की धारा 3 का प्रयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले को डिसाइड करने के लिए कि यहाँ के जो सिविल सर्वेंट्स हैं वो किसके अंडर में आएंगे, इसको लेकर के उसने एक संविधान पीठ का गठन कर दिया। इसी बीच नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी इसी साल जो है शुरुआत में जनवरी फरवरी में एक संशोधन किया है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली GNCTD एक्ट, अमेंडमेंट एक्ट है ये। अमेंडमेंट एक्ट 2021-22 इसे कहा जाता है। ठीक है, लागू हुआ है 2022 से, लेकिन प्रस्तावित 2021 में ही कर दिया गया था। संशोधन फाइनली 2022 में हुआ, शुरुआत में जैसा मैंने बताया। तो ये अमेंडमेंट है, यानी 1991 के संबंधित अधिनियम को संशोधित करता है, और ये लेफ्टिनेंट गवर्नर को ही वास्तविक गवर्नमेंट यानी दिल्ली में गवर्नमेंट घोषित करता है। दूसरे शब्दों में लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली का वास्तविक वो वही यहाँ की वास्तविक सरकार है, न कि चुनी हुई सरकार। दूसरे शब्दों में, और दूसरी व्यवस्था ये है कि जो यहाँ की चुनी हुई सरकार है, जिसके मुखिया यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, जो विधानसभा में स्ट्रेंथ के आधार पर पद धारण किए हुए हैं, उनको यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर के परामर्श से ही कोई भी कार्य करना होगा, चाहे वो जन कल्याणकारी कार्य हो या प्रशासनिक कार्य हो। मोटे तौर पर यह सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए फैसले को पलटता है। और अभी हल्ला मचा हुआ है कि केंद्र सरकार दिल्ली में हो सकता है कि विधानसभा की व्यवस्था ही खत्म कर दे, जिससे कि यहाँ के जो केजरीवाल साहब हैं फिर वो मंत्री रह ही नहीं जाएंगे विधानसभा को, चूंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट कुछ नहीं कर सकता। दूसरे शब्दों में यह पार्लियामेंट का विशेषाधिकार है, क्योंकि 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 में ये बात कही जा चुकी है, और एनसीटी एक्ट में भी कही जा चुकी है कि इस संबंध में पार्लियामेंट तय करेगी कि दिल्ली संघ राज्य का स्वरूप क्या होगा, जहां तक विधानसभा का प्रश्न है। इसका सीधा सा मतलब है कि सारा पावर पार्लियामेंट के हाथ में है। तो जो वर्तमान सरकार है पार्लियामेंट के माध्यम से ये काम कर सकती है और यहाँ के विधानसभा का झमेला खत्म कर सकती है। हालांकि इससे इमेज खराब होगी, एक डरपोक नेता की बनेगी केंद्र में जो सरकार है, इसलिए शायद ये सरकार ना करे। दूसरे शब्दों में फिर केजरीवाल साहब, जिनकी सरकार पंजाब में भी है, एकमात्र रीजनल ऐसी पार्टी है जिसकी सरकार 2 जगहों पर है,
ठीक है, वो घूम घूम करके कहेंगे कि भाई केंद्र में जो सरकार है वो डर गई हमसे और इसीलिए उसने ऐसा यहां किया। कोर्ट क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो दूसरी बात है। चूंकि ये पार्लियामेंट ने ही क्रिएट किया है तो पार्लियामेंट इसे समाप्त भी कर सकती है, रिपील भी कर सकती है, उसमें मुझे नहीं लगता कि कोर्ट कुछ खास कर पाएगा। लेकिन रही बात लोगों के ओपिनियन की, तो वो जरूर बदल सकता है। मोटे तौर पर इस संशोधन के बाद आप ये समझिए कि दिल्ली का जो सुपर बॉस है, यानी जो रियल बॉस है, जो यहां सरकार है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। और ये सब तर्क नहीं चलने वाला कि हमको इतने लोगों ने चुना है, उतने लोगों ने चुना है। तो फिर मोदी साहब कहेंगे 2019 के लोकसभा के चुनाव में हमको 22 करोड़ लोगों ने चुना है, 22 करोड़ लोगों ने बीजेपी के पक्ष में मतदान किया, 12 करोड़ लोगों ने कांग्रेस के पक्ष में मतदान किया था, यानी कांग्रेस से 10 करोड़ वोट ज्यादा मिले थे नरेंद्र मोदी की सरकार को, यानी 37% के आसपास वोट लेकर के वो आए थे, प्रधानमंत्री बने थे दोबारा। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि वो कहेंगे कि भाई अगर आपको 50-55 लाख लोगों ने वोट दिया, पहले बार केजरीवाल को 60 लाख लोगों ने वोट दिया था, इस बार 50 और 55 के बीच में दिया था, जिससे उनकी कुछ सीटें कम हो गई थी। ठीक है, 63 सीटें इस बार उनके पास हैं, पिछले बार 67 सीटें थी, यानी 4 सीटें इस बार उनकी घट गई थी, 7 सीटें बीजेपी के पास है। और बीजेपी मुख्य विपक्षी दल है, क्योंकि जो टोटल स्ट्रेंथ है उसके 10% के बराबर उसके पास सीटें हैं। पिछले बार मुख्य विपक्षी दल का भी दर्जा उसे प्राप्त नहीं था, क्योंकि ब्रूट मेजॉरिटी लेकर के केजरीवाल आए थे सत्ता में। बहरहाल जो भी हो, कुल मिलाजुला करके जो यह संशोधन हुआ है, इस संशोधन के अनुसार दिल्ली का जो वास्तविक दिल्ली की सरकार है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इसका सीधा मतलब यह हुआ कि मुख्यमंत्री लेफ्टिनेंट गवर्नर से परामर्श किए बगैर हिल भी नहीं सकता, यानी दिल्ली के संबंध में न तो वो कोई कार्यकारी फैसला ले सकता है, न तो प्रशासनिक फैसला ले सकता है, न तो जन कल्याणकारी फैसला ले सकता है। जैसे किसको किस अनुसूचित जाति जनजाति को टकावी देना है, ग्रांट या अनुदान देना है, मुफ्त शिक्षा देनी है, या उनको सीटें रिजर्व करनी उनके लिए करनी है, इत्यादि इत्यादि। माइनॉरिटीज के लिए क्या है, इसी प्रकार से दिल्ली सरकार परमिशन देती है अगर किसी को मृत्युदंड की सजा दी जाती है तो मर्सी जो है वो एक्चुअली राष्ट्रपति के बिहाफ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर एक्सरसाइज करता है, यानी दया याचिका का डिस्पोजल, उसका निस्तारण लेफ्टिनेंट गवर्नर करता है। तो इन सभी मामलों में तो पूछना ही पड़ेगा केजरीवाल साहब को। इसके अलावे जो रूटीन के एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हैं, दूसरे शब्दों में जैसे मान लीजिए केजरीवाल साहब विधानसभा के कुछ सदस्यों को अगर वह पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी, संसदीय सचिव नियुक्त करना चाहते हैं तो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से परमिशन लेना है। इसी प्रकार से, चूंकि इसमें भी दिल्ली हाई कोर्ट ने रोक लगा रखी है, नहीं तो इनके पहले वाले कार्यकाल में 20 शुरू में तो 21 थे, बाद में 20 हो गए थे, 20 विधायक जो हैं डिस्क्वालीफाई होने वाले थे। खैर जो भी है, तो इसमें सामान्य प्रशासनिक डिसीजन में भी इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछ करके करना है, चाहे वो अपने पार्टी के लोगों को रिवार्ड ही क्यों न देना हो। तो चाहे वो जल बोर्ड के द्वारा जो है कहीं पाइपलाइन बिछाया जाना हो नया, या किसी नई कॉलोनी को मान्यता देनी हो, या XYZ कुछ भी करनी हो, तो इसमें इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछना पड़ेगा। इसी प्रकार से बजट पेश करना, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना, या कोई अन्य वित्तीय कार्य करना, इन सभी मामलों में इनको लेफ्टिनेंट गवर्नर से पूछना है। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया है मोदी सरकार ने संशोधन करके। और आज देखिए, अभी मैं जब आप लोग क्लास में आ रहा था तो ब्रेकिंग न्यूज था कि दिल्ली की ACB एंटी करप्शन ब्यूरो ने अमानतुल्लाह खां, जो कि एक विधायक हैं इनके आम आदमी पार्टी के, उनको गिरफ्तार भी कर लिया है, क्योंकि उनके कुछ करीबी लोगों के यहाँ से कैश बरामद हुआ है और बिना लाइसेंस के एक रिवॉल्वर भी बरामद हुआ। एक रिवॉल्वर और बरामद हुआ है, हालांकि उसका लाइसेंस है, किंतु एक विदेशी रिवॉल्वर बरामद हुआ है जिसका लाइसेंस नहीं है। तो इस प्रकार से वो गिरफ्तार कर लिए गए। अब कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में पेश होंगे, अब आगे क्या होगा वो तो कोर्ट के ऊपर है। खैर जो भी है, कहने का कुल मिलाजुला करके मतलब यह है कि वर्तमान में इस संशोधन, उपरोक्त संशोधन के बाद वास्तव में जो सुपर पावर है दिल्ली का, या सुपर बॉस है, वो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, न कि मुख्यमंत्री हैं। उम्मीद है कि आप इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखे होंगे। इसी तरह से यूं ही इस तरह के वीडियो को देखते रहिए। धन्यवाद।